नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित के सरवनी, डायरेक्टर एंड फाउंडर अनुसंधान एकेडमी प्रयागराज। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हायर एजुकेशन की यूनिट के एक एस्पेक्ट दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटीज के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को हम डीम्ड क्यों कहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को छद्म विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर बिगिन कर रहे हैं कि व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, ध्यान से सुनिएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज छद्म विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय जैसे दिखते हैं। अब इस वर्ड के साथ कई बार कंफ्यूजन होता है कि इन्हें विश्वविद्यालय कहने के बजाय हम विश्वविद्यालय जैसा दिखना वर्ड क्यों प्रयोग करते हैं। वाई वी यूज विश्वविद्यालय जैसा दिखना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। भाई अगर देखें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज वैलिड होती है, मान्य होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज पूरी तरीके से एक विश्वविद्यालय जैसे क्रियाएं करती हैं। विश्वविद्यालय की मान्यता, यहाँ से जो बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं उनकी पूरे भारत देश में वैलिडिटी है, उन डिग्रीज की वैलिडिटी माना जाएगा और उस डिग्री के आधार पर वो तमाम सेवाओं में और प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, शैक्षणिक सेवाओं में जा सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो इसको इस यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कहा जा सकता, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर एक इतिहास शुरू होता है कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्यों कहा गया। इसके पहले अगर हम इसके इतिहास पे जाएं तो सन 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय खोले गए। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय। उसके बाद 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और फिर 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस क्रम में देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक में 5 विश्वविद्यालय अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में स्थापित हुए। अब ये विश्वविद्यालयों की स्थिति देखें तो मध्य काल में शून्य हो गई। प्राचीन काल में भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और फिर बाहर से आए कुछ आक्रमणकारियों ने इन्हें पूर्णतः नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और उसके बाद भारत में कोई भी विश्वविद्यालय लगभग 600-650 सालों तक नहीं स्थापित हो सका। उच्च शिक्षा का अंधकार युग प्रारंभ हो गया। उसके बाद 1757 से लेकर 1857 तक का पीरियड भारत में विश्वविद्यालयों का युग या महाविद्यालयों का युग माना गया। और उसके बाद 1857 में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अब प्रश्न उठता है कि 650 साल भारत में विश्वविद्यालय क्यों नहीं खोले गए। भारत में विश्वविद्यालय ना खोला जाने का कारण था कि ये विश्वविद्यालय जो थे ये एक ऐसा स्थान था जहां पर लोग एक जगह संगठित होते थे और संगठन की ताकत इन विश्वविद्यालयों के द्वारा देखी जा सकती थी। यहाँ पे छात्र इन क्रांति ला सकते थे और मुट्ठी भर आक्रमणकारियों को हटाया जा सकता था। इसलिए मुस्लिम प्रशासकों ने जो एकत्रण के केंद्र थे, एकता के क्षेत्र थे, संगठन के क्षेत्र थे, जैसे धार्मिक स्थल और विश्वविद्यालयों के निर्माण पर बैन लगा दिया और पहले से स्थापित धार्मिक स्थल और निर्माणों को विध्वंस किया जाने लगा। आगे अंग्रेजों ने जब अपनी इस भारत में प्रशासन की स्थापना की तो लगभग 100 वर्षों की स्थापना के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब भारत सुरक्षित स्थल है और उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व पूरी तरीके से बना लिया है। परंतु 1857 में उन्होंने वही गलती दोहराई जो कि मुस्लिम शासकों ने भारत में शैक्षणिक संस्थानों को समाप्त करके अपनी स्थापना बनाई थी। अब उन्होंने पुनर्स्थापित कर दिया विश्वविद्यालयों को। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक में जब ये 5 विश्वविद्यालय खुल गए, उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1905 में बंग भंग का आंदोलन अंग्रेजों को यह एहसास करा गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की विश्वविद्यालयों की स्थापना करके। अतः फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना को गति नहीं दी गई और मंद गति से विश्वविद्यालय या कार्यों को देखा गया, विश्वविद्यालय स्थापित होते रहे 1-2 आगे करके। अब शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का कार्य रोक दिया गया।
अब प्रश्न है शैक्षणिक संस्थान क्यों स्थापित गए थे? क्योंकि पहली बात तो अंग्रेजों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते थे वो परिवार सहित थे, उनके बहुत से लोग कोलिग्स थे जो यहाँ रह रहे थे। अतः शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए, शिक्षा के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वो खुद चाहते थे भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। इसके अलावा उनका संबंध भारत की जो राजा महाराजा और रियासतें थी, गणराज्य से, उनसे था। ये धनवान पीपल थे और अंग्रेजों के साथ मिलाकर चलते थे। तो ऐसे में भारत में इनका एक प्रकार से अच्छे से गठजोड़ था। तो अंग्रेज जो ये रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, जो कॉमर्शियल पीपल्स थे, व्यवसायिक जगत थे, इन्होंने इनसे कहा कि अगर भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के दृष्टिकोण से भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और लेकिन जब ये आंदोलन का रूप ले लिया तो अंग्रेजों ने इस कार्य में अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब ये जो व्यावसायिक संस्थान थे, जैसे टाटा, जैसे बिरला, जैसे ये सारे व्यावसायिक क्षेत्र थे, इन्हें अपने यहाँ ऑफिसर्स रखने के लिए पहले तो लंदन से लाना पड़ता था। उसके बाद भारत में जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए तो ये विश्वविद्यालय भी वैसे उस प्रकार से खरे नहीं उतरे शैक्षणिक कार्य के लिए, क्योंकि उस समय इन विश्वविद्यालयों में सिर्फ विरोध की बिगुल बज रहे थे और ये क्रांतिकारी स्थल बने थे। तो शिक्षा कहीं खो गई। ऐसे में उस समय जो शैक्षणिक संस्थान इन व्यवसायिक क्षेत्रों द्वारा या व्यावसायिक या भारत के बड़े रियासतों द्वारा किया गया, उन्होंने इन्हें ट्रस्ट के आधार पर विभिन्न आधारों पर स्थापित किया, जिसके आधार पर भारत में विशिष्ट कुशल युक्त शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए जो भले ही डिग्री नहीं दे सकते थे। जिसमें सबसे पहले 1905 में स्थापित हुआ ISC बैंगलोर, और उसके बाद ये ढेर सारे प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान, ट्रस्ट संस्थान स्थापित होते रहे। देश की आजादी के बाद ऐसा एहसास किया गया कि ये शैक्षणिक संस्थान जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जैसे ISC बैंगलोर, ये विश्वविद्यालयों से भी बहुत कुशल कार्य कर रहे हैं। वर्तमान विश्वविद्यालयों की तुलना में इनसे निकलने वाले जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो बहुत बेहतर है। अब चूंकि इनकी डिग्री वैलिड नहीं थी, क्योंकि इनकी स्थापना UGC के अकॉर्डिंग से नहीं हुई थी, सरकार के नियमों के अनुरूप नहीं हुई थी, अतः इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा कैसे दिया जा सकता था। इस दृष्टिकोण से अमेंडमेंट लाया गया और UGC ने बदलाव किया अपने नियमों में, जिसके तहत डीम्ड यूनिवर्सिटीज एक दर्जा बनाया गया, एक उपाधि दी गई। वह उपाधि उन शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किया गया जो इस योग्य थे, जो इतने सक्षम थे कि अपने यहाँ शैक्षणिक कार्यों की जांच कराने के उपरांत यदि ये देखा जाए कि उनके कार्य विश्वविद्यालय समतुल्य या विश्वविद्यालयों से और बेहतर हैं, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को उपाधि के रूप में डीम्ड विश्वविद्यालय होने का गौरव दिया जाने लगा। और इस प्रक्रम में 1956 में सर्वप्रथम ISC बैंगलोर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अब ये डीम्ड विश्वविद्यालय एक प्रकार से स्थापित होना शुरू हो गया। तो डीम्ड या डीम टू बी विश्वविद्यालय या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज पारंपरिक विश्वविद्यालयों से कई मायने में अलग होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण संस्थाएं जो अपने कार्य क्षेत्र में पारंपरिक विश्वविद्यालय से कई गुना ऊपर या उनके समरूप कार्य करते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम के अनुसार अगर वह इच्छा रखते हैं तो वे विश्वविद्यालय का दर्जा अपने संस्थान के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसी नियमावली बनाई गई। इसके अनुसार 1 फरवरी 2020 तक, 20 के अनुसार देखें तो UGC की वेबसाइट पर डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या 127 दर्शाई गई है, जिनमें से महत्वपूर्ण बात है यहां, जिनमें से 72 विश्वविद्यालय सन 2002 से 2008 के मध्य स्थापित हुए। 72 विश्वविद्यालय सन 2002 से 2008 यानी कुल 7 वर्षों के काल में अस्तित्व है। अब 127 इधर हैं और अगर देखें तो 7 वर्षों में 72 स्थापित हुए। इतनी द्रुत गति से बिना नियमों के पूर्ण किए बगैर इन डीम्ड यूनिवर्सिटी को दर्जा प्रदान करने के कारण इनमें से 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया गया। अब ये सोचिए कि जहां संख्या 127 है, उनमें से 72 विश्वविद्यालय 7 वर्षों में। अब बाकी के वर्ष आजादी से लेकर के 2002 तक देखें तो आजादी 1947
और 2002 यानी 52 और 3 लगभग 55 वर्ष तक जो भारत में स्थापित हुए संख्या माने तो 72 को अगर हम 127 से निकाल दें, 127 से 72 को माइनस कर दें तो 5 और 55 यानी 55 विश्वविद्यालय बहुत अधिक अवधि में स्थापित हुए। 55 विश्वविद्यालय की स्थापना 55 सालों में और 7 वर्षों में 72 विश्वविद्यालय ये माने रहते। 55 वर्षों में 55 विश्वविद्यालय और 7 वर्षों में 72 विश्वविद्यालय। तो यह एक जांच का मुद्दा बना और फिर इस पर जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित टंडन कमेटी के अनुशंसाओं के तहत 6 मई सन 2010 को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को रेड लिस्टेड चिन्हित कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इन संस्थाओं में होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला व प्रदत्त डिग्रियां मान्य होंगी। अब प्रारंभ में तो इन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया, परंतु विवाद तब उठा जब यहाँ के जो छात्र थे उन्होंने कोर्ट में अपील की कि उनकी क्या गलती थी, उन्हें तो नहीं पता था, प्रबंधन की गलती थी जो इस प्रकार से स्थापित हुए या पूरे मानक नहीं रखते थे। अतः इस दृष्टिकोण से उनके शैक्षणिक कार्यों के लिए इन विश्वविद्यालयों को पुनः खोल दिया गया। फिर उसके बाद इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन ने भी शिकायत करना शुरू किया, क्योंकि अगर शैक्षणिक कार्यों की आप इजाजत देंगे तो जो शिक्षण व्यवस्था है वो बिना वित्त के कैसे हो सकती है, अतः एडमिशन की भी इजाजत मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार ने इन्हें सभी प्रकार की सहूलियत दे दी और इन्हें ओपन करने का आदेश दिया, परंतु जब तक इनका जांच हो रहा है तब तक, जब तक इन पर मुकदमा चल रहा है तब तक ड्यूरिंग जुरिस्डिक्शन इनको इजाजत है कि अपने शैक्षणिक कार्यों को कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्यों को कर सकते हैं और अपने यहाँ सभी प्रकार के एडमिशन ले सकते हैं। फैसले आने के पूर्व तक जितने एडमिशन होंगे वो वैध होंगे। उसके बाद अगर वो शैक्षणिक संस्थान अवैध घोषित हो जाएगा तो उस पर कोई विकल्प निकालते हुए अन्य आगे कोई व्यवस्था की जाएगी। भारत का प्रथम डीम्ड यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो पॉइंट हमारे यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में इंपॉर्टेंट बनता है वो ये कि भारत का प्रथम डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है आईएससी बैंगलोर। आईएससी बैंगलोर की स्थिति देखें तो भारत का नंबर 1 कंप्यूटर साइंस में शैक्षणिक संस्थान माना जाता है, जिसे 12 मई सन 1958 को पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। आईएससी बैंगलोर 2018 और 2019 के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय रैंकिंग द्वारा भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय पर प्रथम स्थान पर रखा गया है। 23 जून सन 2008 को लिवर और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और बिलियरी साइंसेस को डीम्ड यूनिवर्सिटी की सूची में संबद्ध किया गया, अतः 24 जून सन 2009 से इसने अपना कार्य शुरू किया। तमिलनाडु में अब तक 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ यह राज्य सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज रखने वाला विश्वविद्यालय है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के विषय में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दिया। इस दृष्टिकोण से जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी भी वैध हैं, वैलिड हैं, वहां एडमिशंस लिया जा सकता है। अभी इन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि 2010 से लेकर 2020 पिछले 10 वर्षों में अगर ये शैक्षणिक संस्थान बिना नियमों के प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ अगर स्थापित हैं तो भी इनके यहाँ कार्य उचित है, मान्य है और उसे वैलिडिटी दी। सो ये प्रश्न है कि न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है। जो भी फैसला होना है जल्दी हो जाए। हाल ही में एक और वक्तव्य आया, हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इन यूनिवर्सिटीज को, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनको अब यूनिवर्सिटीज लिखने का अधिकार नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला अभी हाल ही लिया गया है सरकार द्वारा कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अब डीम्ड इंस्टीट्यूशंस कहा जाएगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहा जाएगा, लेकिन इन्हें यूनिवर्सिटीज नहीं कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज पे आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने का जो योजना बनाया था वो मैंने किया। मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें और इससे महत्वपूर्ण विषय पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करें जो एग्जामिनेशन में आपके काम है। धन्यवाद, नमस्कार।